वेलकम स्टूडेंट्स। एक नया वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं जहां पर हम अमेलगमेशन की मिस्टेक डिस्कस करने जाएंगे जो सीए स्टूडेंट्स ने की हैं पिछले 5 अटेम्प्ट्स में मई 24 से लेकर सितंबर 25 तक। तो ये कोई मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन नहीं है, ये वो ऑब्जर्वेशन है जो आईसीएआई ने एग्जाम चेक करते हुए ऑब्जर्व करी है फॉर मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स। ये हर एक के लिए नहीं कहूंगा, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स ये मिस्टेक एग्जाम में कर कर आते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम वो मिस्टेक डिस्कस करेंगे अटेम्प्ट वाइज। देन मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा पिछले 5 अटेम्प्ट का और उसके पेन पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे कोई डिटेल अमेलगमेशन की रिवीजन नहीं होने वाली, यहाँ पे सिर्फ वो पेन पॉइंट्स डिस्कस होंगे जहां पर सीए स्टूडेंट मार्क्स लूज कर जाते हैं। तो आइए फटाफट से बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहली जो मिस्टेक आईसीआई ने ऑब्जर्व करी वो क्या है? इनकरेक्ट कंप्यूटेशन ऑफ परचेज कंसीडरेशन। इनकरेक्ट कंप्यूटेशन ऑफ परचेज कंसीडरेशन। क्या कह रहा है आईसीआई? मेनी स्टूडेंट्स वर अनेबल टू कंप्यूट द परचेज कंसीडरेशन करेक्टली एज पर AS 14 accounting for amalgamation, and student often used wrong assumption or figures while calculating consideration impacting the entire solution. बहुत ही ध्यान से, परचेज कंसीडरेशन अगर आपका गलत हुआ तो पूरा एक बारी फटाफट से अमेलगमेशन को मैं ओवरऑल देखूं तो परचेज कंसीडरेशन सबसे पहले हम कंप्यूट करते हैं। परचेज कंसीडरेशन का अमाउंट गलत तो आपकी गुडविल गलत या कैपिटल रिजर्व गलत, आपका रियलाइजेशन अकाउंट गलत, आपकी बैलेंस शीट गलत, आपका सब कुछ गलत। तो इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कि परचेज कंसीडरेशन तो आपका बिल्कुल करेक्ट निकलना ही चाहिए। और ये देखिए पिछले 5 में से 3 अटेम्प्ट्स में आईसीआई क्या कह रहा है कि स्टूडेंट्स परचेज कंसीडरेशन ही गलत निकाल कर रहे हैं। सोचिए कितने ज्यादा मार्क्स लूज करेंगे। अगर आपको याद हो, पिछले 5 अटेम्प्ट्स में 14 मार्क्स का क्वेश्चन हर बार आया है, हर बार। तो इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो गया? परचेज कंसीडरेशन हो गया। करेक्ट। अभी हम इसके एग्जाम के जो मई 24, 25 और सितंबर 25 में जो एग्जाम क्वेश्चन आया उसके परचेज कंसीडरेशन के पॉइंट्स, पेन पॉइंट्स आपको बताऊंगा जो आपने बहुत ही ध्यान रखने हैं आगे के एग्जाम्स के लिए। अगला पॉइंट क्या कहता है? रॉन्ग कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व। भाई गुडविल और कैपिटल रिजर्व ही गलत निकाल दी फिर से। कितने अटेम्प्ट्स में? पिछले 3 अटेम्प्ट्स में कह रहा है बच्चों ने गुडविल ही और कैपिटल रिजर्व गलत कैलकुलेट करी। A large number of students fail to compute goodwill correctly in amalgamation cases. अभी आपको दिखाऊंगा कि वो कौन कौन से पेन पॉइंट्स हैं और ये आपको मिस्टेक फ्यूचर में बिल्कुल भी नहीं करनी। इम्प्रॉपर प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट भी गलत बनाया 2 अटेम्प्ट्स में, बहुत सारे स्टूडेंट की ऑब्जर्वेशन में आया है। सेवरल एग्जामिनी यूज्ड रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो भाई रीवैल्यूएशन अकाउंट डिफरेंट होता है, रियलाइजेशन अकाउंट डिफरेंट होता है। जब आप एक एसेट्स को रीवैल्यू करते हो, फिक्स एसेट्स को रीवैल्यू करते हो तो हम बनाते हैं क्या? रीवैल्यूएशन अकाउंट। लेकिन अमेलगमेशन में पुरानी पुरानी कंपनी को क्लोज करने के लिए क्या बनाया जाता है? रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है। तो इसीलिए एग्जाम में बहुत ध्यान से, आपने सब कुछ सही करा है, रियलाइजेशन अकाउंट की जगह रीवैल्यूएशन अकाउंट लिखाओगे तो भाई मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये 2 अटेम्प्ट में ऐसा हुआ है बहुत सारे स्टूडेंट्स की तरफ से। सम फेल टू अकाउंट फॉर एसेट्स सोल्ड बिफोर एक्विजिशन रिजल्टिंग इन इनकरेक्ट प्रॉफिट इन द रियलाइजेशन अकाउंट। तो क्या होता है, बहुत बार इसे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हमने ऐसे प्रैक्टिस की हुई हैं, लेकिन फटाफट से आपको क्विक रिकैप देता हूं। हमारा एक्विजिशन, अमेलगमेशन होने से पहले कोई एसेट बिक गई तो उसका हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग करना पड़ेगा ताकि हम करेक्ट बैलेंस शीट पे पहुंच जाएं पुरानी कंपनी के। तब जाकर हमें क्या करना है? अमेलगमेशन का प्रोसेस स्टार्ट करना है। तो जब भी क्वेश्चन में आपको कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि एसेट्स और लायबिलिटी को डिस्चार्ज किया गया है अमेलगमेशन होने से पहले, तो सबसे पहले तो आपको पुरानी बैलेंस शीट को अपडेट करना है। उसके बाद आपको अमेलगमेशन का प्रोसेस स्टार्ट करना है, क्योंकि वो नहीं करा तो फिर से सब कुछ गलत हो जाएगा और मार्क्स लूज कर जाओगे। ये भी आईसीआई ने बहुत ऑब्जर्व करा है। एंड देन इनकरेक्ट जर्नल एंट्री। भाई जर्नल एंट्री ही क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि जर्नल एंट्री प्रिपेयर करके दिखाओ।
बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जर्नल एंट्री ही गलत प्रिपेयर कर दी। कितने अटेम्प्ट्स में? 5 में से 3 अटेम्प्ट में। लास्ट में आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फेलियर टू प्रिपेयर बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3। भाई कुछ भी हो जाए, कंपनीज पर क्या एप्लीकेबल होता है? शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल होती है एज पर कंपनीज एक्ट। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर आप, नॉट जस्ट फॉर द अमेलगमेशन, कहीं पर भी अगर आप बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं किसकी? कंपनी की, तो आपको किसके हिसाब से बनानी है? शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट से ही बनानी है। तो ये भी देखिए कितना हो रखा है, 3 अटेम्प्ट्स के अंदर बच्चों ने गलत बैलेंस शीट बना कर आए हैं जिसपे शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट कंप्लाई नहीं करी और मार्क्स लूज हो गए। तो पिछले 5 अटेम्प्ट्स की बात करें तो ये आपके मेन पेन पॉइंट्स थे जहां पर स्टूडेंट्स ने मार्क्स लूज करे। किसने? ये आईसीआई के एग्जामिनर हैं, मेरे पॉइंट्स नहीं है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मेरी कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है। आईसीआई की वेबसाइट पे जाओ, बस यहाँ पर हमने आपको वो कंपाइल करके दिए हैं ताकि आपको रिवीजन करते टाइम इन चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो आइए फटाफट से ये सारे पेन पॉइंट्स जो क्वेश्चंस में आए इनको हम देखते हैं और आपको इवेल्युएट करवाएंगे कि इसमें किस किस चीजों का ध्यान रखना है। तो अगर मैं मई 24 की बात करूं तो परचेज कंसिडरेशन पर भी पॉइंट है, देन रॉन्ग कैलकुलेशन ऑफ गुडविल कैपिटल रिजर्व पे भी पॉइंट है, एंड बैलेंस शीट पे भी पॉइंट है। तो अगर मैं बात करूं तो बैलेंस शीट तो चलो आप बना लेंगे, ये मेन पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूंगा कि परचेज कंसिडरेशन एंड कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व में कहां पे प्रॉब्लम आएगी। फटाफट से देखते हैं मई 24 का क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है इंटेलिजेंट लिमिटेड, क्वेश्चन कह रहा है इंटेलिजेंट लिमिटेड एंड डिलीजेंट लिमिटेड आर कैरिंग their business independently for the last 2 years. Following financial information in respect of both companies as at 31st March 2024 has been given to you. तो ये हमें इंटेलिजेंट लिमिटेड की बैलेंस शीट दे रखी है और दूसरी डिलीजेंट लिमिटेड की बैलेंस शीट दे रखी है जिसमें हमारे पास क्या क्या आ रहे हैं? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, ट्रेड पेबल, रिटायरमेंट ग्रेचुटी फंड, प्रॉफिट एंड लॉस, ओपनिंग बैलेंस एंड प्रॉफिट फॉर द ड्यूरिंग द ईयर, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश इन बैंक। ये हमें बैलेंस शीट दे रखी है। क्या कहता है क्वेश्चन? ऑन 1 अप्रैल 2024 both the companies agreed to amalgamate and form a new company called Genius Limited. तो क्या होगा? दोनों कंपनी इंटेलिजेंट लिमिटेड एंड डिलीजेंट लिमिटेड बंद हो जाएंगी और बदले में कौन सी नई कंपनी आ जाएगी? जीनियस लिमिटेड कंपनी आ जाएगी with an authorized capital of 40 lakh divided into 30,000 equity share of rupees 100 each and 10,000 8% preference share of rupees 100 each. ये इंफॉर्मेशन किस लिए यूजफुल होगी? फटाफट से बताइए, ये इंफॉर्मेशन किस लिए यूजफुल होगी? जब आप जीनियस लिमिटेड की बैलेंस शीट बनाएंगे, जब आप जीनियस लिमिटेड की क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट बनाएंगे, तो वहां पर एज अ ऑथोराइज शेयर कैपिटल आपको दिखाना पड़ेगा। ऑथोराइज शेयर कैपिटल आपको दिखाना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, यहां पर उसने आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। तो शेड्यूल 3 के हिसाब से जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो आपको क्या दिखाना पड़ेगा? ऑथोराइज शेयर कैपिटल आपको दिखानी पड़ेगी। आगे चलते हैं। द अमेलगमेशन हैज टू बी कैरिड आउट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग एग्रीमेंट। Assets of both the companies were to be revalued as follows. भाई एसेट रिवैल्यूड हो गई, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेंट्री, इंटेलिजेंट की भी और डिलीजेंट की भी। Trade payable of Intelligent Limited includes 1 lakh due to Diligent Limited and trade payables of Diligent Limited shows 1 lakh receivable from Intelligent Limited. तो भाई ये क्या हो रहा है? कॉन्ट्रा एंट्री होगी, इसको हमें क्या करना पड़ेगा? एलिमिनेट करना पड़ेगा जब हम क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट बनाएंगे। तो यहां पर हम दोनों को क्रॉस अप करके नहीं दिखाएंगे, कॉन्ट्रा आइटम्स क्या हो जाते हैं? एलिमिनेट हो जाते हैं। करेक्ट। आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक्स करके आए थे, एज पर आईसीएआई, परचेज कंसीडरेशन इज टू बी डिस्चार्ज इन द फॉलोइंग मैनर। कह रहा है परचेज कंसीडरेशन हमें डिस्चार्ज करना है इन फॉलोइंग मैनर में। पहला कह रहा है क्या? issue 22,000 equity share of rupees 100 each fully paid up in the proportion of the sum of their profitability in the preceding 2 financial year। भाई नया मेथड दे दिया परचेज कंसिडरेशन का। परचेज कंसिडरेशन जनरली हम कैसे पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं या तो भाई नेट पेमेंट मेथड हो, नेट एसेट मेथड हो, लमसम मेथड हो,
या फिर क्वेश्चन की कोई अपनी रिक्वायरमेंट हो। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन से लड़ना नहीं है भाई, क्वेश्चन जो मेथड बोल दे चुपचाप मैं वो वाला मेथड लगा कर आऊंगा। अब यहां पर उसने इक्विटी शेयर देने का, निकालने का एक नया तरीका दे दिया कि भाई प्रॉफिट के बेस पे निकालो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वो कहेगा इंट्रिंसिक वैल्यू पे निकालो तो हम इंट्रिंसिक वैल्यू पे निकालेंगे, वो कहेगा नेट एसेट मेथड पे निकालो तो हम नेट एसेट मेथड पे निकालेंगे। यहां पे कह रहा है किसके बेसिस पे निकालो, प्रॉफिटेबिलिटी के बेस पे निकालो तो प्रॉफिटेबिलिटी के बेस पे निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, रटना नहीं है। सीए में सबसे अच्छी चीज क्या करनी है आपको, रटना नहीं है, समझ के चलना है। समझोगे, क्वेश्चन कोई भी नई रिक्वायरमेंट दे दे उसके हिसाब से आंसर निकाल के आना है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ बोथ कंपनीज आर इशूड इक्विवेलेंट नंबर ऑफ 8% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच एट 125। तो यहां पर शेयर तो हम कितने का है, 100 का है, लेकिन इशू किस पे करेंगे, 125 पे करेंगे। तो मेरे लिए परचेज कंसिडरेशन निकालते हुए 125 इज इंपॉर्टेंट, बैलेंस शीट बनाते हुए 100 एंड 125 दोनों इंपॉर्टेंट, क्योंकि 100 पे मेरी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगी और 25 पे क्या आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा। करेक्ट, आगे चलते हैं। 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच इन जीनियस लिमिटेड एट पार, पार पे देना है, टू प्रोवाइड एन इनकम इक्विवेलेंट टू 10% रिटर्न। भाई सब फिर से नई रिक्वायरमेंट, कोई टेंशन ही नहीं है, जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से चलेंगे। करेक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ नेट एसेट इन देयर रिस्पेक्टिव बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2024 आफ्टर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट। क्या कह रहा है, आराम से इसको ब्रेक करके पढ़ो। क्या कह रहा है, 12% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच इन जीनियस लिमिटेड एट पार, पार पे इशू करने हैं, टू प्रोवाइड एन इनकम इक्विवेलेंट, प्रोवाइड क्या करना है, इनकम इक्विवेलेंट टू 10% रिटर्न ऑन द बेसिस ऑफ नेट एसेट इन देयर रेस्पेक्टिव बिजनेस। तो भाई उनके रेस्पेक्टिव बिजनेस में जो नेट एसेट आ रही है उस पे जो 10% का है वो मेरा क्या होना चाहिए, उतनी इनकम मुझे मिलनी चाहिए डिबेंचर पे एट 10%। सिंपल सी चीज है, बट वो नेट एसेट कैसे निकलेगा, आफ्टर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट निकलेगा। तो अगेन क्वेश्चन ने अपनी एक नई रिक्वायरमेंट डाल दी, हो सकता है आने वाले एग्जाम में कोई और नई रिक्वायरमेंट डाल दे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो सी भी रिक्वायरमेंट देगा उसको समझकर वैसी रिक्वायरमेंट से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। करेक्ट, तो आइए फटाफट से अगर मैं इसमें आपको दिखाऊं तो हम इसमें क्या करेंगे, फटाफट से परचेज कंसीडरेशन आपको कैलकुलेट करके दिखाते हैं। गिव मी मिनट, परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट करके दिखाते हैं। तो परचेज कंसीडरेशन सबसे पहले हम क्या दे रहे हैं, इक्विटी शेयर दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, इक्विटी शेयर दे रहे हैं। अच्छा, इक्विटी शेयर कितने दे रहे हैं, फटाफट से बताइए। कह रहा है 22,000 इक्विटी शेयर देने हैं 100 ईच के, फुली पेड अप इन द प्रोपोर्शन ऑफ सम ऑफ देयर प्रॉफिटेबिलिटी। तो भाई सबसे पहले किस चीज का ध्यान रखेंगे, इक्विटी शेयर तो कितने देने हैं, 22,000 देने हैं, किस प्रपोर्शन में देने हैं, प्रॉफिटेबिलिटी पे देने हैं। तो सबसे पहले एग्जाम में जब आप करेंगे तो क्या करेंगे, वर्किंग नोट बना के इसको एक्सप्लेन करके आएंगे। वर्किंग नोट बना के एक्सप्लेन कर, परचेज कंसीडरेशन की कैलकुलेशन अलग, एंड देन वर्किंग नोट्स में हम उसकी प्रॉफिट की कैलकुलेशन दिखाएंगे। तो फटाफट से देखते हैं वर्किंग नोट में प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन में क्या कहता है। तो कह रहा है जी प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर की प्रॉफिटेबिलिटी बताओ। तो यहां पे देखिए बैलेंस शीट में हमें क्या दे रखा है, 4,50,000 एंड 2,50,000 दे रखे हैं इंटेलिजेंट लिमिटेड के, और डिलीजेंट लिमिटेड के दे रखे हैं 2,50,000 एंड 1,50,000। तो फटाफट से देखेंगे हम यहां पर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट किसकी, इंटेलिजेंट लिमिटेड की और डिलीजेंट लिमिटेड की। तो हमारे पास एक ओपनिंग प्रॉफिट था, कितना था, 4,50,000 एंड 2,00,000, 4,50,000 एंड 2,50,000, 4,50,000 एंड 2,50,000। करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है, फटाफट से बताइए। करंट ईयर का प्रॉफिट है 2,50,000 एंड 1,50,000, 2,50,000 एंड 1,50,000। तो बताइए फटाफट से प्रॉफिट कितना आ गया, इसको फटाफट से कम कैलकुलेट करिए। ये आ गया 7,00,000 रुपीस का, और ये आ गया 4,00,000 रुपीस का। करेक्ट,
तो हमें क्या करना है, फटाफट से क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी कि 22,000 जो इक्विटी शेयर देने हैं, 22,000 जो इक्विटी शेयर देने हैं वो प्रॉफिट की रेशियो में देने हैं पिछले 2 साल के, और पिछले 2 साल की प्रॉफिट की रेशियो क्या बन गई, 7:4 बन गई, क्योंकि इंटेलिजेंट लिमिटेड का प्रॉफिट कितना है, 7 लाख, और डिलीजेंट लिमिटेड का कितना है, 4 लाख का। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, 7/11, क्योंकि 7:4 की रेशियो आ गई। और किस प्राइस पे देना है, किस प्राइस पे देना है, फटाफट से बताइए। हमें देना है 100 रुपीज पे, 100 रुपीज पे। तो ये जो मेरा निकल कर आएगा, ये किसका निकल कर आएगा, इंटेलिजेंट लिमिटेड का निकल कर आएगा। और यही मैं अगर इंटेलिजेंट लिमिटेड की बात करूं तो 22,000 4/11 इंटू 100, और ये किसका आ जाएगा, ये आ जाएगा किसका, फटाफट से कैलकुलेट करते हैं। तो बताइए, 22,000 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 7 इंटू 100, तो कितना आ गया, 14 लाख रुपीज आ गए। एंड देन 22,000 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 4 इंटू 100, कितना आ गया, 8 लाख रुपीज आ गया। तो ये तो मेरे क्या हो गए, इक्विटी शेयर हो गए, क्या हो गए, इक्विटी शेयर हो गए। क्लियर है। प्रेफरेंस शेयर बहुत इजी है, सिंपल सी चीज, इक्विवेलेंट ऑफ नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर इनटू 125। तो प्रेफरेंस शेयर मेरे ऊपर कितने थे, अगर मैं देखूं तो 3,000 प्रेफरेंस, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर इधर थे और 2,000 उधर थे। तो क्या करना है, सिंपल सी मल्टीप्लीकेशन आराम से हो जाएगा। मैं पेन पॉइंट्स पे आपके साथ ज्यादा डिस्कशन करूंगा। नेक्स्ट कह रहा है 12% डिबेंचर। अब बहुत सारे बच्चों को यहां पे भी कंफ्यूजन आ जाती है कि सर डिबेंचर होल्डर तो परचेज कंसीडरेशन का पार्ट ही नहीं होता। करेक्ट, बहुत बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहां पर ये जो डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं, ये डिबेंचर्स होल्डर्स को नहीं दिए जा रहे, ये किसको दिए जा रहे हैं, ये ओनर्स ऑफ इंटेलिजेंट लिमिटेड एंड डेलीजेंट लिमिटेड को दिए जा रहे हैं। क्योंकि यहां पर क्या बोल रहा है, परचेज कंसीडरेशन इज टू बी डिस्चार्ज इन द फॉलोइंग मैनर। और परचेज कंसीडरेशन किसको दिया जाता है, शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। करेक्ट है। तो यहां पर हम 12% डिबेंचर्स कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, जीनियस लिमिटेड के, टू प्रोवाइड एन इनकम इक्विवेलेंट टू 10% ऑन द बेसिस ऑफ नेट एसेट। तो फटाफट से देखिएगा, हम क्या करते हैं, एक और वर्किंग नोट में हम कैलकुलेट करते हैं। पहले तो नेट एसेट कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट। किस किस के, इंटेलिजेंट और डेलीजेंट लिमिटेड के। करेक्ट। तो फटाफट से चलते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा यहां पर क्या बोल रहा है, आफ्टर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट। तो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एंड इन्वेंटरी तो रीवैल्यू हुए हैं। तो सबसे पहले तो इन्हीं को फैक्टर कर लो। लैंड एंड बिल्डिंग 11 लाख एंड 8,50,000। लैंड एंड बिल्डिंग 11 लाख एंड 8,50,000। प्लांट एंड मशीनरी 9 and 4 lakh। प्लांट एंड मशीनरी 9 and 4 lakh। Inventory 6 and 3 lakh। करेक्ट। बाकी के लिए कुछ बोलता है, फटाफट से बताइए। बाकी के लिए बस ये कॉन्ट्रा आइटम को बोलता है, ये तो बाद में हम ट्रीट करेंगे। एंड देन उसके अलावा कुछ भी नहीं बोलता। तो फटाफट से देखते हैं। इक्विटी शेयर कहीं नहीं जाएंगे। प्रेफरेंस शेयर, ट्रेड पेबल 12 and 4 lakh। ट्रेड पेबल 12 4 lakh, क्योंकि ये लायबिलिटी है तो नेट एसेट में क्या होगा, माइनस होगा। करेक्ट। देन ट्रेड पेबल हो गया। रिटायरमेंट ग्रेचुटी फंड, ये फंड रिजर्व सरप्लस नहीं है, ये लायबिलिटी है आपकी। तो रिटायरमेंट ग्रेचुटी फंड 3 लाख एंड 2 लाख। रिटायरमेंट ग्रेचुटी फंड 3 लाख एंड 2 लाख। ये भी हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस,
नहीं जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग हम ले चुके हैं, प्लांट मशीनरी ले चुके हैं, इन्वेंट्री ले चुके हैं। ट्रेड रिसीवेबल 6 and 3 लाख, ट्रेड रिसीवेबल 6 लाख एंड 3 लाख। कैश एंड बैंक कुछ बोलता है? कुछ भी नहीं बोलता, तो कैश एंड बैंक भी लेके जाएंगे 4 and 1 लाख। कैश कितना था? 4 लाख एंड 1 लाख। और कुछ है? नहीं। ये एडजस्टमेंट, क्या इस एडजस्टमेंट को मैं फैक्टर करूंगा नेट एसेट निकालते हुए? क्योंकि ये क्या है? ये है कॉन्ट्रा आइटम। जब मैं न्यू कंपनी की बैलेंस शीट बनाऊंगा और न्यू कंपनी के लिए जर्नल एंट्री प्रिपेयर करूंगा तो डेफिनेटली मुझे इसको कंसीडर करना है। लेकिन क्या नेट एसेट निकालते हुए, क्योंकि नेट एसेट किसके लिए निकाल रहे हो? जीनियस लिमिटेड के लिए नहीं निकाल रहे। किसके लिए निकाल रहे हो? ओल्ड कंपनी के लिए निकाल रहे हो। यहां पर अगर नेट एसेट नई कंपनी के लिए निकाल रहे होते तो मैं इसको कंसीडर करता, लेकिन क्योंकि ओल्ड कंपनी के लिए निकल रहा है तो ओल्ड कंपनी तो मेरी इंडिविजुअल एंटिटीज है, तो इसीलिए वहां पर इस एडजस्टमेंट का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। समझ में आता है? और यही चीज गलत करके आते हैं स्टूडेंट्स एग्जाम में। तो फटाफट से बताइए नेट एसेट मेरे कितने आ गए? फटाफट से कैलकुलेट करिए। 11 लाख प्लस 9 लाख प्लस 6 लाख माइनस 12 लाख माइनस 3 प्लस 6 प्लस 4, तो ये आ गया मेरा कितना? 21 लाख। एंड देन डिलीजेंट लिमिटेड की बात करें तो मेरे पास आ गया कितना? 8.5 लाख प्लस 4 प्लस 3 माइनस 4 माइनस 2 प्लस 3 प्लस 1, तो ये कितना आ गया? 13,50,000, 13,50,000, करेक्ट। और कुछ हमने मिस करा? नप, और कुछ भी हमने मिस नहीं करा। तो अब नेट एसेट तो निकल गए, डिबेंचर कैसे देने हैं हमें? फटाफट से देखिए डिबेंचर कैसे देने हैं। 10% रिटर्न ऑन द बेसिस ऑफ नेट एसेट। तो बताओ 10% रिटर्न कितना आ गया? 2,10,000 एंड 1,35,000। 2,10,000 एंड 1,35,000। तो डिबेंचर कितने देने हैं बताओ, फटाफट से बताओ। डिबेंचर कितने देने हैं? 12% रिटर्न से। तो मुझे अगर डिबेंचर्स निकालने हैं तो बताओ, अगर मुझे 2,10,000 का इंटरेस्ट चाहिए 10% पे, तो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या हुई? तो हम क्या करेंगे? 2,10,000 डिवाइडेड बाय 12%, करेक्ट। 2,10,000 डिवाइडेड बाय 12%, तो कितना आ गया? 17,50,000 के मेरे क्या आ गए? डिबेंचर आ गए। किसके? इंटेलिजेंट लिमिटेड के। और सेम तरीके से मैं किसकी निकालूंगा? डिलीजेंट लिमिटेड की निकालूंगा। तो फटाफट से करिए। 1,35,000 डिवाइडेड बाय 12%, कितना आ गया? 11,25,000। तो यहां पर पेन पॉइंट क्या था? पेन पॉइंट थे दो। एक तो डिबेंचर्स कैलकुलेट करने का तरीका अलग, प्लस क्या कॉन्ट्रा आइटम यहां पर एडजस्ट होंगे? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। क्लियर है? तो यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलती करी थी, जबकि बहुत ही सिंपल है। बस हमें क्या करना है? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को फॉलो करना है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट फॉलो करी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, करेक्ट। और इसी क्वेश्चन में और क्या क्या चीज हुई थी? इसी क्वेश्चन में गुडविल और कैपिटल रिजर्व भी गलत हुआ था, क्योंकि मान के चलो परचेज कंसिडरेशन गलत तो गुडविल कैपिटल रिजर्व भी गलत। लेकिन जब आप गुडविल कैपिटल रिजर्व निकालोगे तो क्या कॉन्ट्रा आइटम को एडजस्ट करोगे? फटाफट से बताइए, कॉन्ट्रा आइटम को एडजस्ट करोगे? करोगे भी सही, नहीं भी करोगे, क्योंकि फर्क ही नहीं आएगा। क्योंकि परचेज कंसिडरेशन के बाद जब गुडविल निकलेगी वो किसकी निकलेगी? जीनियस की निकलेगी। हाँ, यहां पर अगर कॉन्ट्रा आइटम होते जीनियस के साथ, क्योंकि यहां पे तो जीनियस कंपनी न्यू है, अगर जीनियस कंपनी भी कोई पुरानी होती तो अब्जॉर्प्शन का केस होता, तो वहां पर क्या होता? वहां पर क्या होता? वहां पे हमें इस आइटम को कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं करना है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकालते हुए, क्योंकि यहां पर ओल्ड कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन है तो इसका कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया।
तो ये तो मेन पॉइंट्स थे मई 24 के एग्जाम में। फटाफट से आपको फटाफट पॉइंट बताते हैं। सितंबर 25 में कोई ऐसे पेन पॉइंट्स थे जहां पर बहुत सारे लोगों ने गलती करी थी। फटाफट से मैं आपको बताता हूं। यहां पर पेन पॉइंट्स क्या थी, तो फटाफट से आपके साथ वैसे ही नॉर्मल जनरल पेन पॉइंट्स डिस्कस कर लेता हूं। 31 March 2024 पे नाइस लिमिटेड absorbs the business of Wells Limited on the following term. For every 5 equity share held by equity shareholder of Wells Limited, they receive 3 equity share of Nice Limited. तो क्या दे दी, एक एक्सचेंज रेशियो दे दी। 5 शेयर के बदले में कितने शेयर मिलेंगे, 3 शेयर मिलेंगे। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3:5 की रेशियो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 3:5 की रेशियो हो जाएगी, करेक्ट। And then the 10% debenture holder of Well Limited were to be allotted such 9% of Nice Limited as would bring the same amount of interest. ये पीसी का पार्ट नहीं है, लेकिन डिबेंचर होल्डर की कैलकुलेशन क्रिएट करते हुए आपको ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट जो है वो 9% के हिसाब से मिलना चाहिए, करेक्ट। देन क्या कह रहा है, 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ वेल लिमिटेड आर टू बी पेड 10% डिस्काउंट बाय 9% प्रेफरेंस शेयर। बहुत सिंपल है, तो जो भी प्रेफरेंस शेयर आ रहे हैं वो 90% पे हमें उसको वैल्यू करवाना है। बैंक एग्री टू वेव ऑफ द लोन ऑफ 270,000। तो जब भी हम क्या करेंगे, जब हम एसेट लेकर जाएंगे तो ये वाला उसमें क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। एक्सपेंस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ वेल्स लिमिटेड आर रीइंबर्समेंट, नॉर्मल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। Inventory of Well Limited is taken over 10% more than their book value. Debtor of Nice Limited include 215,000 receivable of Well Limited. यहां पर अब क्या है, न्यू कंपनी और ओल्ड कंपनी के बीच में क्या चीज हो रही है, ट्रांजैक्शन हो रही है, कॉन्ट्रा आइटम हो रही है। तो क्या होगा, नेट एसेट निकालते हुए कोई भी प्रॉब्लम नहीं करेंगे हम, इसको कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। लेकिन जब हम न्यू कंपनी की बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहां पर हमें किस चीज का ध्यान रखना है कि इस आइटम को हमें एलिमिनेट करना है। एंड द रिमेनिंग एसेट लायबिलिटी ऑफ वेल लिमिटेड टेकन ओवर बाय बुक वैल्यू। तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं। जनवरी 2025 में क्या पेन पॉइंट्स थे, अदर ब्राइट, हाँ यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर देखिए क्या कह रहा है, अदर एसेट ऑफ ब्राइट लिमिटेड आर ऑब्सोल्यूट एंड आर स्क्रैप्ड एंड सोल्ड फॉर ₹50,000 बाय ब्राइट लिमिटेड इटसेल्फ बिफोर एक्विजिशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी बाय रेनबो लिमिटेड। भाई अमेलगमेशन होने से पहले ही ये ट्रांजैक्शन हो रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस ट्रांजैक्शन को अकाउंट फॉर करना पड़ेगा इस बैलेंस शीट में। इस बैलेंस शीट में हमें उस ट्रांजैक्शन को अकाउंट फॉर करना पड़ेगा, तब हम अमेलगमेशन की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। क्लियर है। एंड देन ये तो नॉर्मल है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। यहां पर रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है तो बहुत ध्यान से रीवैल्यूएशन नहीं लिखना, रियलाइजेशन अकाउंट लिखना है। मई 2025 इसके अंदर क्या पेन पॉइंट था, अगर हम देखें तो फटाक से, फूड्स लिमिटेड टेक ओवर एसेट, हाँ यहां पर पेन पॉइंट था ये वाला, यहां पर पेन पॉइंट था हमारा रिटायरमेंट ऑफ एम्प्लॉय। यहां पे बहुत सारे बच्चों ने कंफ्यूजन क्रिएट करी थी और बहुत सारे मार्क्स लूज कर कर आए थे। अभी बताते हैं क्या इसके अलावा और कोई पॉइंट था, और कोई पॉइंट तो ऐसा नहीं था। हाँ तो यहाँ पे मेन पॉइंट क्या था, अब क्या होता है, अगर मैं देखूं तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हमारे पास एक क्या आ रहा है, रिटायरमेंट ग्रेचुटी फंड आ रहा है, कितना, 60,000 का। नॉर्मल सी सिचुएशन होती तो इसको क्या करता, मैं रियलाइजेशन अकाउंट में डालता और खत्म कर देता, जो भी ट्रीटमेंट बोलता मैं आराम से कर देता। लेकिन यहां पर कह रहा है रिटायरमेंट ऑफ एम्प्लॉइज वाज ड्यू ऑन 31 मार्च 2025 ऑन द डेट ऑफ अमेलगमेशन। भाई जितने भी एम्प्लॉय थे, यहां पर अगर एक आधा एम्प्लॉय बोल रहा होता तो डिफरेंट ट्रीटमेंट होता। यहां पर कह रहा है रिटायरमेंट ऑफ एम्प्लॉइज वाज ड्यू ऑन 31 मार्च 2025। अब भाई मेरे को एक बात बताओ, हमने एक रिटायरमेंट ग्रेचुटी फंड बना रखा है, कितने का, 60,000 का, 60,000 का था, 60,000 का था। मैं कह रहा हूं एम्प्लॉइज रिटायर हो गए, सारे के सारे एम्प्लॉइज रिटायर हो गए,
जिसमें से अ पोर्शन ऑफ 35,000 फ्रॉम द रिटायरमेंट ग्रेचुटी फंड वाज एमार्क्ड टुवर्ड्स द पेमेंट ड्यू टू देम। भाई मैंने प्रोविजन कितने का बना रखा था? 60,000 का प्रोविजन बना रखा था। एम्प्लॉय जो रिटायर हो रहे हैं उन्हें मुझे एक्चुअली में पेमेंट कितनी देनी है? 35,000 की पेमेंट देनी है। लेकिन अगर यहाँ पे पार्शली एम्प्लॉय होता तो मैं अलग ट्रीटमेंट करता। अब यहां पर क्या हो रहा है? 60,000 में से मुझे 35,000 ही मुझे क्या करने हैं? पे करने हैं। तो भाई मेरे पास 25,000 का तो पुरानी कंपनी में प्रॉफिट हो गया, यस और नो? तो मैं यहाँ पे रियलाइजेशन में 60,000 नहीं डालूंगा, कितना डालूंगा? 35,000 डालूंगा, और 25,000 मेरा किस में चला जाएगा? मेरा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में चला जाएगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा पेन पॉइंट यहाँ था। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना है, कह रहा द रिटायरमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज का मतलब क्या है? जितने भी एम्प्लॉय हैं उनकी बात कर रहा है, करेक्ट? तो ये पेन पॉइंट था यहाँ पे। एंड देन मैं अगर सितंबर 2025 का क्वेश्चन देखूं तो इसके अंदर जो पेन पॉइंट्स थे वो क्या थे? यस, दिस इज द गुडविल पॉइंट, एंड देन दिस इज द नॉर्मल। वैसे अनकरेक्ट अनरिकॉर्डेड कोई करंट एसेट थे तो उसको तो आप रिकॉर्ड कर लोगे। गुडविल। सो हाँ, इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा पेन पॉइंट क्या था? गुडविल। यहां पर क्या चीज कंफ्यूजन हो रही है, तो फटाफट से पहले लाइन पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है गुडविल ऑफ येलो लिमिटेड ऑन एब्जॉर्प्शन इज टू बी कंप्यूटेड बेस्ड ऑन 2 times ऑफ सिंपल एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। तो 3 फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे हमें एवरेज प्रॉफिट पे 2 times पे हमें क्या निकालनी है? गुडविल निकालनी है। तो 2021-2022 का प्रॉफिट था 4,50,000, 22-23 का था 3,90,000 एंड 23-24 का था कितना? 2,35,000 का। कह रहा इन द ईयर 2022-2023 जहां पे मेरा कितना प्रॉफिट था? 3,90,000 का प्रॉफिट था। देयर वॉज एन एम्बेजलमेंट ऑफ कैश बाय एन एम्प्लॉय अमाउंटिंग टू ₹50,000। भाई एक एम्प्लॉय ने कैश की चोरी कर ली, ठीक है जी। एम्प्लॉय ने कैश की चोरी कर ली, कितने की? 50,000 की, विच वॉज ऑलरेडी बी अनजस्टेड इन द प्रॉफिट ऑफ 2022 एंड 2023। अब 3,90,000 में ये 50,000 का लॉस एडजस्ट हुआ हुआ है, करेक्ट? कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन गुडविल की बात कर रहा है, तो गुडविल में हमें क्या करना पड़ता है? अपने प्रॉफिट को नॉर्मलाइज करना होता है। और क्योंकि ये मेरा कोई नॉर्मल लॉस नहीं है, ये मेरा एबनॉर्मल आइटम है, तो इसीलिए यहां पर मैं क्या करूंगा? 3,90,000 में ये 50,000 को ऐड कर दूंगा और तब गुडविल निकलेगी। तो ये एक मेन पॉइंट जहां पर स्टूडेंट्स ने बहुत सारी मिस्टेक्स करी। क्लियर है? आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो अमेलगमेशन के अंदर आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है कि भाई जब भी परचेज कंसिडरेशन निकालना है, बहुत ही ध्यान से निकालना है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखनी है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट समझनी है और उसके अकॉर्डिंग परचेज कंसिडरेशन को डिस्चार्ज करना है। क्वेश्चन साइलेंट हो, बेस्ट अजम्पशन लगाओ। क्वेश्चन की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो तो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करिए। गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकालते हुए बहुत ध्यान रखना है कि कौन कौन से आइटम कंसीडर करने हैं। रियलाइजेशन अकाउंट लिखना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं लिखना है। जर्नल एंट्री बहुत ध्यान से पास करनी है, और जब भी बैलेंस शीट बनाएंगे तो आपको क्या करना है? स्केड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट से आपको क्या करनी है? बैलेंस शीट बनानी है। आई होप ये आपको पॉइंट्स आपको बहुत इजी और अच्छे से समझ में आए होंगे, और मैं आशा करता हूं कि आप आने वाले एग्जाम में ये मिस्टेक्स नहीं करके आएंगे। मैं आपके लिए ऐसे और वीडियो बनाऊंगा। सो प्रोबेबली यही सेम कंसेप्ट हर एक चैप्टर पे हम आपके लिए और वीडियो बनाएंगे। तो चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू।